नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे आज हम मक्का एग्रीमेंट के बारे में। क्या अब इस्लामिक देश नाटो जैसा कोई समूह बना रहे हैं या पाकिस्तान अपने आप को बचाने के लिए अब अपने से बड़े देशों का हाथ अपने सर पर चाह रहा है? आपसे चर्चा करेंगे क्या है मक्का एग्रीमेंट, यानी कि मक्का डील। एक ऐसी डील निकल के सामने आ रही है जिसमें सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान मिलकर मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट के नाम से एक ऐतिहासिक डिफेंस डील साइन कर चुके हैं। तुर्की अमेरिका के अगुवाई वाले नाटो का सदस्य भी है। अब आपको बता दें कि मक्का के पवित्र शहर में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन और पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने ये डील की है। अब मक्का एग्रीमेंट को कहीं ना कहीं इस्लामिक नाटो का भी नाम दिया जा रहा है कि जो इस्लामिक कंट्री हैं वो आपस में इकट्ठे होकर अब एक नया जो प्लेटफॉर्म है तैयार कर रहे हैं जिससे कि अपनी सुरक्षा या अपने हितों की रक्षा की जा सके। सबसे कमजोर हम देखें तो पाकिस्तान ही इसमें दिख रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के पास इस वक्त करीब ऐसी व्यवस्थाएं बन चुकी हैं कि वहां पे भुखमरी, लाचारी और जनता का विद्रोह का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन पाकिस्तान के पास कुछ ऐसा है जो और इस्लामिक कंट्रियों का झुकाव इसकी तरफ बढ़ाता है। पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार हैं। अब ऐसे में मिलिट्री अलायंस के पास इतने ही यानी 170 न्यूक्लियर वेपन हो जाएंगे। ऐसे में अगर इन तीनों देशों की आर्मी को मिला दिया जाए तो इस इस्लामिक नाटो के कुल सैनिकों की संख्या करीब करीब 20 लाख हो जाएगी। यानी कि ये जो संख्या है अगर हम देखें तो चीन की सेना के लगभग बराबर हो जाएगी और ये दुनिया को चौंकाने वाला आंकड़ा मिल जाता है। तीनों देशों की सेनाओं के टैंक मिलाकर कुल 7,000 हो जाते हैं। इसके अलावा आर्मड व्हीकल की संख्या बढ़कर 90,000 हो जाएगी और फाइटर जेट जो लड़ाकू विमान होते हैं उन्हें अगर हम देखें तो तीनों देशों के पास मिलाकर 1,000 से ज्यादा फाइटर जेट हो जाएंगे। अब आपको बता दें कि इसमें जल्द सऊदी अरब और तुर्कियों को अमेरिका से मिलने वाले F-35 जैसे बेहद एडवांस स्टील्थ फाइटर जेट को जोड़ दें तो लड़ाकू विमानों की संख्या बढ़ जाएगी और उनकी क्षमता भी बढ़ जाएगी। और भी बहुत सारी चीजों को अगर हम देखें तो जंगी जहाजों की संख्या 500 है। इसके अलावा पनडुब्बियों की संख्या 30 से ज्यादा है। अगर हम जियो पॉलिटिक्स की बात करें तो तुर्की अमेरिका के अगुवाई वाले नाटो का सदस्य तो है ही। इसके अलावा सऊदी अरब G20 का अहम सदस्य है, जो कि G20 का समिट जब भारत में हुआ था तो ये आए हुए थे। वहीं अगर हम देखें तो OPEC का प्रमुख कौन है तो सऊदी अरब है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जिसे हम OPEC कहते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच डील कराने के बाद इस्लामिक मुल्कों में पाकिस्तान की भी साख बढ़ गई है। पाकिस्तान रक्षा क्षेत्र के मामले में काफी हद तक चीन पर निर्भर है और चीन ने समय समय पर पाकिस्तान को हथियार भी मुहैया कराए हैं। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने तुर्की के दिए ड्रोन्स का भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया था। ऑपरेशन सिंदूर आपको याद ही होना चाहिए और हमेशा याद रहना चाहिए, जो कभी भूलने वाला मंजर नहीं था। तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं एक ऐसी तिकड़ी भिड़ाई जा रही है जिससे कि भारत जैसे देशों को जो पाकिस्तान सीधा टक्कर नहीं दे पाता है उसके लिए ये कहीं ना कहीं आसान होगा। खैर, ये जो तिकड़ी भिड़ाई जा रही है इस तिकड़ी में भारत पूरी नज़र गड़ाए हुए है और इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखे हुए है कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो क्या पाकिस्तान का साथ देने सऊदी और तुर्की आएंगे। जैसा कि आपको बता दें कि अगर पाकिस्तान पर हमला हुआ तो इस एग्रीमेंट के तहत इनको आना पड़ेगा। और ये जो डील हुई है 7 अगस्त 2026 को मक्का में तीनों देशों के बीच एक तरह का समझौता हुआ है। करीब 11 महीने पहले सितंबर 2025 में पाकिस्तान और सऊदी अरब में ये डिफेंस समझौता हुआ था। फिर जनवरी 2026 में चर्चा हुई कि इसमें तुर्की भी शामिल हो सकता है। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी तीनों सुन्नी बहुल देश हैं। मुसलमानों में यानी कि इस्लाम में दो तरह की जमात आप देख सकते हैं, एक सुन्नी और एक शिया। तो पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी तीनों सुन्नी हैं। तुर्की और सऊदी में बाकी सुन्नी इस्लामिक देशों की लीडरशिप को लेकर तनाव भी बना रहता है। हालांकि पिछले कुछ सालों में व्यापारिक साझेदारी के जरिए दोनों अपने रिश्ते सुधार रहे हैं।
8 जनवरी को दोनों ने पहली बार नेवी पार्टनरशिप के लिए बैठक की थी। अब तुर्की, सऊदी और पाकिस्तान में हुए इस पैक्ट को मक्का एग्रीमेंट के नाम से समझा जा रहा है। सऊदी अरब कच्चे तेल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर देश है और दुनिया की टॉप 20 अर्थव्यवस्थाओं में एक है और इस साझेदारी में आर्थिक मदद दे देगा। पाकिस्तान परमाणु हथियार रखने वाला इकलौता है इस्लामिक देश है। वह परमाणु हथियार, बैलिस्टिक मिसाइल और आर्मी की मदद दे सकता है। तुर्की के पास नाटो सदस्य देशों में अमेरिका के बाद दूसरी सबसे बड़ी सेना है और अपनी एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी और एक्सपीरियंस इसके पास पहले से है। उसने सऊदी पाकिस्तान से अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी ऑलरेडी साझा कर चुका है। पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट अपग्रेड किए और समुद्री युद्धपोत बनाने में मदद की। अब इन सब चीज में अमेरिका का नाम कैसे आ जाएगा? तो ट्रंप की नाटो के संस्थापक सदस्य डेनमार्क के ग्रीनलैंड इलाके पर हमले की धमकी और फिर ईरान जंग के चलते तेल संकट की वजह से नाटो देशों में धड़े जो हैं बन चुके हैं दो। इधर ईरान, सऊदी, यूएई, कतर, ओमान जैसे मिडिल ईस्ट के सुन्नी देशों पर हमले कर रहा है। ईरान के प्रॉक्सी हुती ने भी सऊदी पर हमले किए हैं, जबकि इन देशों में अमेरिकी सैन्य बेस हैं और अमेरिका इन्हें सुरक्षा की गारंटी देता है। इसलिए ट्रंप और अमेरिका के कमिटमेंट पर इन देशों का भरोसा कम हुआ है। अगर नाटो टूटता है तो तुर्की के लिए भी बैकअप के तौर पर यह इस्लामिक नाटो काम आएगा। तेल भंडार के चलते खाड़ी देश पैसों से संपन्न हैं, लेकिन अमेरिका की गारंटी के चलते इन्होंने कभी परमाणु हथियार नहीं बनाए। मिडिल ईस्ट में इजराइल अकेला देश है जिसके पास परमाणु हथियार हैं। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में स्ट्रेटेजिक स्टडीज प्रोग्राम के डिप्टी डायरेक्टर हैं विवेक मिश्रा। उन्होंने मीडिया रिपोर्ट्स में जो अपनी बातें रखी हैं, अगर हम उनको लें, उनको समझने की कोशिश करें, तो ये निकलता है कि कभी इजराइल खुद को फंसा हुआ देखेगा तो न्यूक्लियर अटैक भी कर सकता है, ऐसा इनका मानना है। अच्छा, खाड़ी देशों को इसका अंदाजा है, तब उन्हें अमेरिका से न्यूक्लियर सपोर्ट नहीं मिलेगा, इसलिए वह पाकिस्तान को साथ लेकर ये बताना चाहते हैं कि उनके पास परमाणु हमले का जवाब देने की क्षमता बन चुकी है। पाकिस्तान भी अरब देशों को न्यूक्लियर शील्ड देने की बात पहले कर चुका है। इस्लामिक नाटो की चर्चा तेज तब होती हुई नजर आई जब 7 से 9 सितंबर 2025 तक इजराइल ने 72 घंटों के अंदर 6 इस्लामिक देश यमन, कतर, लेबनान, सीरिया और ट्यूनीसिया पर हमले किए। इसके बाद 15 सितंबर को दोहा में इस्लामिक देशों की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। अरब लीग और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन यानी OIC के 50 से ज्यादा देश जुटे। इसमें इस्लामिक देशों के लिए नाटो जैसा ही एक संगठन बनाने का प्रस्ताव भी तैयार किया गया, लेकिन इसकी कोई ठोस टाइमलाइन नहीं बन पाई। आपको बता दें कि तुर्की के एक ऑफिसर ने मीडिया में कुछ बातें कही, या जो बातें उन्होंने कही वो ये रही कि तीनों देशों की ये डील किसी के खिलाफ नहीं है बल्कि देशों के लिए खुली है, बाकी देशों के लिए खुली है, यानी कि और भी देश जो है इसमें आ सकते हैं, ऐसा इनका मानना है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में कौन इस समूह का हिस्सा बनने वाला है। आपको बता दें कि 4 अप्रैल 1949 के बना नाटो 33 देशों का एक बड़ा संगठन है जो काफी मजबूत माना जाता है। इसके आर्टिकल 5 के मुताबिक किसी भी एक देश पर अगर हमला होता है तो उस देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए सभी देश आगे आएंगे, और अगर उस देश पर हमला हो रहा है तो ये माना जाएगा कि सभी देशों पर हमला किया गया है। इसी आर्टिकल 5 की तर्ज पर हुए समझौते के बावजूद सऊदी और पाकिस्तान अब तक एक दूसरे की जंग से दूर रहे हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान तालिबान से संघर्ष में है, वहीं सऊदी अरब पर ईरान और हुतियों ने भी हमले किए हैं। आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट की पॉलिसी एनालिस्ट एलिशनर माइनर हैं और वो बताती हैं कि समझौता नाटो जैसा नहीं है और न ही किसी नए क्षेत्रीय गुट जैसा है। वो कहती हैं कि पाकिस्तान ने ये भी संकेत दिया है कि इसमें उसकी न्यूक्लियर शील्ड शामिल नहीं होगी, यानी कि अभी खिचड़ी पक रही है। आपको बता दें कि पहले भी मुस्लिम देशों ने नाटो जैसा गठबंधन बनाने की कोशिश की है, लेकिन ये गठबंधन कभी कामयाब नहीं हुए। जैसे अगर हम देखें तो 2015 में सऊदी अरब ने इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोलिशन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में IMCTC कहते हैं, को चालू किया था, शुरुआत की थी, जिसमें पाकिस्तान, तुर्की जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं, लगभग 43 देश 43 देश शामिल थे। इसे मुस्लिम नाटो कहा जाता था, लेकिन इसमें नाटो जैसी एकजुटता का कोई प्रावधान नहीं था। 2015 में OIC ने भी एक ज्वाइंट काउंटर टेरर फोर्स बनाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन ये लागू नहीं हुआ। अब ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं उन चीजों पर नजर बना रही हैं कि भविष्य में क्या होगा।
आपको बता दें कि मुस्लिम देश जो हैं आपस में लगातार लड़ते रहते हैं। वहीं शिया बहुल ईरान और सऊदी अरब दुश्मन बने हुए हैं। तुर्की के लोग भी ऐसा संगठन पसंद नहीं करेंगे। मिस्र, जॉर्डन, कतर अमेरिका के बड़े सहयोगी हैं, जबकि इंडोनेशिया, मलेशिया जैसे देशों की राजनीति बाकी इस्लामिक देशों से बिल्कुल अलग है। ऐसे में इन सभी का सैन्य गठबंधन बनना मुश्किल माना जाता है। सभी इस्लामिक देश चीन के करीब जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि चीन के पास सारे संसाधन हैं। इसलिए अमेरिका को भी इनको एक साथ नहीं आने देगा, क्योंकि अमेरिका चाहेगा कि ये एक साथ आएंगे तो कहीं ना कहीं अमेरिका चीन पे जो आत्मनिर्भरता है उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी, और ये इनको भाई पसंद तो नहीं आने वाला, वो भी डोनाल्ड ट्रंप को। अगर इस्लामिक देशों ने वाकई मेहनत की तो भी एक औपचारिक सैन्य संगठन बनने में सालों साल लग सकते हैं। आपको बता दें कि ये भारत के लिए कैसा होने वाला है, भारत के लिए क्या क्या चुनौतियां होने वाली। तो साउथ एशिया में भारत सबसे बड़ी क्षेत्रीय ताकत है, लेकिन पाकिस्तान भारत के नाक में हमेशा दम किए रहता है, यानी कि नाक का बाल बना रहता है, हमेशा खुजली करता रहता है। उसे अमेरिका का समर्थन हासिल है। ईरान जंग में मध्यस्थता से भी पाकिस्तान अब अपने प्रभाव को बढ़ा रहा है। थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल में एक सीनियर फेलो माइकल कुगेलमैन है। उनके अगर विचार को हम देखें तो वो कहते हैं कि ये जो पैक्ट है से पाकिस्तान अमेरिका के रिश्ते बेहतर होंगे, क्योंकि ट्रंप प्रशासन ईरान के खिलाफ इन देशों के एकजुट होने का स्वागत करेगा। वहीं तुर्की यूरोप, मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया तक अपने प्रभाव बढ़ाना चाहेगा। तुर्की एशिया और यूरोप के बीच लैंड ब्रिज का काम करता है। भूमध्य सागर के रास्ते ये अफ्रीका से सीधा जुड़ा है। स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट ब्रह्मचलानी है, वो कहते हैं कि अगर इस पैक्ट से अरब सागर और भूमध्य सागर के इलाकों को देखें तो इनमें रीजनल सिक्योरिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बदल सकता है। एग्रीमेंट में इस्लामिक एकजुटता का जिक्र भी किया गया है। समझौते का वेन्यू मक्का है, यानी ये पैक्ट पैन इस्लामिक कैरेक्टर का बन जाता है। अब भारत में अगर हम देखें तो भारत के ज्यादातर इस्लामिक देशों के साथ डिप्लोमेटिक और आर्थिक संबंध बने हैं, अच्छे भी हैं। और आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार कई इस्लामिक कंट्रियों ने अपने यहाँ के सर्वोच्च सम्मान भी दिए हैं। सऊदी अरब और यूएई भारत के टॉप 5 ट्रेड पार्टनर्स में शामिल हैं। अब इन व्यापारिक रिश्तों पर भी असर पड़ने की संभावनाएं जताई जाती हैं। आपको पता ही है कि मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच में जो जंग हुई थी, जिसका नाम ऑपरेशन सिंदूर था, उस दौरान तुर्की ने पाकिस्तान को सैन्य मदद की थी और खास तौर पर एडवांस्ड ड्रोन दिए थे। पाकिस्तान और तुर्की की अगर हम देखें तो तुर्की ने पाकिस्तान का समर्थन किया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और लगातार बयानबाजी के थे। आपको बता दें कि आगे अगर कोई जंग होती है तो भारत के लिए प्रतिरोध करना चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि भारत पाकिस्तान में कोई सैन्य कार्रवाई करता है तो पाकिस्तान भारत के खिलाफ ये समझौता लागू कर सकता है और अन्य देशों को यहाँ खींचने की कोशिश करेगा। इस समझौते के चलते पाकिस्तान से संघर्ष के दौरान भारत के लिए रणनीतिक फैसले लेने काफी मुश्किल हो जाएंगे। सऊदी का पैसा, तुर्की की डिफेंस पार्टनरशिप और पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन एक तिहरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करता है। इससे डिफेंस रिसर्च, खुफिया जानकारी शेयर करने में तेजी आएगी। भारत के विषय में अगर हम देखें तो दूसरे देशों के साथ आउटरीच पर जोर देना होगा। सऊदी से हमारे रिश्ते पहले से अच्छे हैं और तुर्की भले ही पाकिस्तान का साथ देता रहा है, लेकिन हम भी तुर्की के साथ अच्छे रिश्ते बना सकते हैं। भारत इजराइल के साथ सहयोग बढ़ा रहा है, साथ ही ग्रीस और साइप्रस के साथ रक्षा साझेदारी और आपसी संबंध बढ़ा रहा है। इन देशों से तुर्की का पुराना विवाद है। ओआईसी देशों से भारत के अच्छे संबंध तो हैं, लेकिन कई मुद्दों में भारत सहमत नहीं होता है और ओआईसी बैठक में कश्मीर का मुद्दा उठाया गया था। भारत चाहेगा कि उसके करीबी इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे ओआईसी देश किसी पैक्ट के तहत भारत के पाकिस्तान के साथ खड़े ना हो जाएं। ये तीनों देश अहम समुद्री रूट्स पर हैं, इसलिए भारत को अब हिंद महासागर में अपनी नेवी बढ़ाने का भी काम करना पड़ेगा। बॉस्फोरस और डार्डेनेल्स दो स्ट्रेट हैं, इन्हें तुर्की स्ट्रेट कहते हैं। ये काला सागर से भूमध्य सागर जाने का इकलौता रास्ता भी होता है। तुर्की का इन दोनों रास्तों पर कंट्रोल है और ये काला सागर से भूमध्य सागर जाने के जो रास्ते हैं इन पे तुर्की नजर गड़ाए रहता है। लाल सागर के किनारे बसा सऊदी अरब बाब अल मंदेब स्ट्रेट के नजदीक है। इस स्ट्रेट के रास्ते से दुनिया करीब 10% समुद्री व्यापार है। सऊदी का एक तट पर्सियन गल्फ में भी है। वहीं अरब सागर से पाकिस्तान की करीब 1000 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन मिलती है। ग्वादर और कराची पोर्ट पाकिस्तान के अहम समुद्री ट्रेड स्पॉट हैं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं भारत को ध्यान में रखना पड़ेगा, भारत को ये समझना पड़ेगा कि आने वाले समय में
क्या चीजें हो सकती हैं, क्या मुश्किलात आ सकती हैं भारत के लिए। मतलब ये सारी चीजें अगर हम इतिहास में घुसेंगे ना तो बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाती है। और मक्का समझौता एशिया में एक नया त्रिपक्षीय समझौता बन के सामने आ रहा है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो भारत के लिए ये सारी जो तिकड़ी है, कभी ना कभी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान चाहेगा कि जब भी भारत के साथ उसके कोई संघर्ष हो तो ये सारे के सारे देश इसके साथ आकर कंधे से कंधे मिला के खड़े रहे। वैसे भी पहले आपने देखा है तो कंधे मिला के खड़े भी रहे हैं, हथियार भी सप्लाई की है तुर्की ने, जैसा कि हमने पीछे आपको डिटेल में चर्चा की है। चैनल पर नए तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जरूर जुड़िए। जय नमस्कार, भारत माता की जय।